एल्कली सॉइल का जो पीएच है वो ज़्यादा होता है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो आयन की एक्टिविटी जो है, मूवमेंट जो है वो घटता या बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार। और सॉल्युबल है ये, अगर हम डायरेक्ट वाटर अप्लाई कर दें सॉइल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वाटर टेबल का शैलो, अभी इसका मतलब समझाते हैं हम आपको, नहीं रटोगे तो मार पड़ेगी, डर के मारे सबने रटा हुआ है। तो ऐसे कोई भी करवा सकता है, ठीक है। असली मजा उसमें है सीखने में। देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर हम बनाते हैं एक पौधा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है, बिना लेक्चर दिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज़ योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल, जिसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो प्रीवियस 2 लेक्चर साल्ट अफेक्टेड सॉइल के नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर एक सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री क्लासेस ऑफ सॉइल साइंस की। वहाँ से आप लोग वो 2 लेक्चर देख सकते हो। यानी टोटल लेक्चर जो है वो 8 हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको कवर कराई हैं। तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो लाइक IBPS CFO या UPSSC AGTA, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो पिछली क्लास पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार मैं बता देता हूँ। पिछली क्लास पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीसैलिनाइजेशन क्या होता है। डीसैलिनाइजेशन के बारे में पूरी चीज़ हमने आपको बताई थी। साथ ही साथ में आपको डीएल्कलाइजेशन के बारे में भी बताया था। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल में आपको सैलाइन सॉइल और एल्कली सॉइल 2 हमने डिस्कस कर लिए था। बचा हुआ था आपका सलाइन एल्कली सॉइल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सलाइन एल्कली सॉइल। सलाइन सॉइल के बारे में हमें पूरी डिटेल पता चल गई, कैसे बनती है और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, ठीक है। फ्लाकुलेशन, डीफ्लाकुलेशन क्या होगा, या फ्लाकुलेटेड कंडीशन अगर सॉइल की होगी तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी है या ख़राब है, कैसे एलिमेंट हेल्प करते हैं फ्लाकुलेशन में, तो ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। तो इस सेशन को जो है पूरा देखना है आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आपको समझ में नहीं आया या आया है, ठीक है। कौन सा पार्ट जो है वो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया या किस में जो है थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है, बिना लेक्चर दिए। कभी कभी आप लोगों के लिए ये लेक्चर जो देना है भारी पड़ जाता होगा कि सर ज़्यादा ही लेक्चर देते हैं, तो इतना नहीं देना चाहिए, आई नो। चलिए तो हम लोग समझते हैं सलाइन एल्कली सॉइल। देखो इसमें 2 नाम हैं, 2 नाम है, एक है सलाइन और एक है एल्कली, ठीक है। दोनों है, मतलब कि दोनों के गुण होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी सलाइन सॉइल के बारे में पढ़ा कि सलाइन सॉइल, ठीक है, क्या है, मतलब कि इसमें जो साल्ट हैं वो सल्फेट हैं, क्लोराइड हैं, किसके, कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के, इसके हैं। यानी कि इस सॉइल में जो है न्यूट्रल साल्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये पढ़ा हम लोगों ने, न्यूट्रल साल्ट। आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा, भेजे में घुसा देंगे ये चीज़ें, ठीक है। और इसकी हम लोगों ने पीएच पढ़ा, सॉइल पीएच। सॉइल पीएच में हमने पढ़ा कि 8.5 से कम होता है। दूसरा हमने इसकी ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इसकी 4 से ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये बता चुके हैं। SAR हम लोगों ने पढ़ा कि 13 से कम होता है, 13 लेस देन 13। इवन ESP भी कम होती है, 15 से कम होती है, करेक्ट है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एल्कली सॉइल के बारे में भी बताते हैं आपको, है ना। एल्कली सॉइल के बारे में भी बताते हैं। ये होगी सलाइन, ठीक है। हम बात करते हैं एल्कली सॉइल। अब कहोगे गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, है ना। तो मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। एल्कली सॉइल, ठीक है, आपको सिखाना है ना, रटवाना नहीं है। रटवा तो तुम्हें कोई भी सकता है, ठीक है, सब रटवा सकते हैं। एक बच्चा आपको रटवा सकता है ना। एक डंडे के सामने आपको, जैसे आपने स्टार्टिंग में जब 1, 2, 3 क्लास 4th क्लास में होगे तो रटवाया तो जाता है, डंडे के दम पे रटवाया जाता है, हमें रटवाया गया है, ठीक है। मतलब नहीं रटोगे तो मार पड़ेगी, डर के मारे सबने रटा हुआ है। तो ऐसे कोई भी करवा सकता है, ठीक है। असली मज़ा उसमें है सीखने में, ठीक है। देखो एल्कली सॉइल में हमने पढ़ा कि इस सॉइल में एक्चुअली क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैसे साल्ट हैं, इसमें बेसिक साल्ट हैं, ठीक है।
बेसिक साल्ट हमने कह दिया इनको, हैं क्या क्या दिया। पीएच की बात करें, इसकी वजह से पीएच मोर देन 8.5 होता है। ईसी जो है, ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से कम होती है इसकी, और एसएआर ज़्यादा होगा, एसएआर ज़्यादा होगा मोर देन 13, और इवन ईएसपी भी ज़्यादा होगी मोर देन 15। यही था, ठीक। अब ये दो सॉइल अलग अलग थी। अब एक चीज़ सोचो, इमेजिन करो कि ये वाले साल्ट एल्कली सॉइल के साल्ट जो है सैलाइन सॉइल में आ जाते हैं। किसमें? सैलाइन सॉइल में। मतलब सैलाइन सॉइल में ऑलरेडी न्यूट्रल साल्ट थे, लेकिन किसी भी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी सोर्स के द्वारा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सैलाइन सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं आके। तो मतलब कि अब जो सैलाइन सॉइल है इसमें बेसिक साल्ट और आ गए, तो क्या ये अब सैलाइन सॉइल रही? नहीं। अब एक सॉइल डेवलप होगी, नई सॉइल डेवलप होगी, जिसको हमने नाम दिया सैलाइन एल्कली सॉइल। सैलाइन एल्कली सॉइल, ठीक। अब एक बात बताओ, जब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से सॉइल के करेक्टर ये थे, मतलब कि अगर देखा करेक्टरिस्टिक्स ये थे, पीएच, ईसी, एसएआर, ईएसपी, और न्यूट्रल साल्ट की वजह से पीएच कम था, ठीक है। अब बेसिक साल्ट भी आ गए, तो क्या सैलाइन एल्कली सॉइल में दोनों के करेक्टर पाए जाएंगे? बिल्कुल दोनों के पाए जाएंगे ना। ये समझ लो माता, ये पिता, ठीक है। अब ये बच्चा समझ लो कि इन दोनों से ही बना है, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों के करेक्टर होंगे। तो वही हम आपको बताने वाले हैं कि देखो, अगर मैं इस सॉइल में कहूं कि डोमिनेंट साल्ट कौन से होंगे, डोमिनेंट साल्ट कौन से होंगे, तो वही सैलाइन सॉइल में न्यूट्रल साल्ट थे, अब ऊपर से बेसिक साल्ट भी आ गए, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, सरफेस सॉइल में सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होंगे। सरफेस सॉइल में क्या होगा, सरफेस सॉइल में एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा होगा ऑन सॉइल कोलाइड, ठीक है। और सब सरफेस में क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट होंगे। सब सरफेस में सॉइल में न्यूट्रल साल्ट होंगे, यस और नो, न्यूट्रल साल्ट, समझना। अब इस सॉइल का पीएच क्या होगा? अब हम देखो एक चीज और बता देते हैं आपको कि पीएच का थोड़ा लोचा है सर। लोचा क्या है कि बहुत सारी बुक्स हैं जहां पर पीएच जो है वो ज्यादा दिया है, मतलब सैलाइन एल्कली सॉइल का जो पीएच है वो ज्यादा होता है। तो अब अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, जैसे ISSS की जो बुक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने एक बुक पब्लिश की है, जिसमें जो पीएच दिया है वो क्या दिया है, कम दिया है, ठीक है। और सॉइल पीएच कम होने का कारण क्या है? सॉइल पीएच इसका कम होने का कारण क्या है? न्यूट्रल साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पीएच ज़्यादा नहीं हो पाता। पीएच जो स्टैंडर्ड बुक है, मैं आपको पहले से फिर से रिपीट करता हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें पीएच लेस देन 8.5 से कम दिया है। नेट में एक बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, उसमें भी पीएच कम दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ एक दो हम आपको और भी रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, जहां पर जो स्टैंडर्ड बुक है जो ओवरऑल, वहां पर पीएच कम दिया है, कारण न्यूट्रल साल्ट है, ठीक है। दूसरा, अब देखो नंबर ऑफ आइंस तो बढ़ी जाएंगे। अब जो सैलाइन एल्कली सॉइल है इसमें ये भी है, तो मतलब कि नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा है, तो ईसी ज़्यादा होगी कि कम होगी? सिंपल सी बात है, ज़्यादा होगी। तो ईसी जो है वो मोर देन 4 होती है, और डेसी साइमन्स पर मीटर में लेते हैं इसको, या मिलीमोस पर सेंटीमीटर। और ये कितने टेम्परेचर पर मेज़र किया जाता है और किससे किया जाता है, ये हम दोनों ही चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है। टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है, एक सेकंड, ये दिख रहा है उधर से, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो आयन की एक्टिविटी जो है, मूवमेंट जो है वो घटता या बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें एसएआर वैल्यू की, तो एसएआर ज़्यादा हो जाता है मोर देन 13, और ईएसपी भी ज़्यादा हो जाता है, ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये भी हो जाएगा मोर देन 15। अब ये देखो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो करेक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं ये है एल्कली सॉइल का ईएसपी और एसएआर जो है वो ज़्यादा है, ईएसपी और एसएआर ज़्यादा है, ठीक है। और जो आपका सॉइल पीएच और ईसी है, सॉइल पीएच
सॉइल पीएच और ईसी है, ये आपका सैलाइन सॉइल का है। सैलाइन सॉइल, अगर आप सैलाइन सॉइल को देखोगे तो पीएच कम होता है और ईसी ज़्यादा होती है। पीएच कम, ईसी ज़्यादा, और एसएआर ज़्यादा और ईएसपी ज़्यादा जो है किसकी होती है, अल्कली सॉइल। तो दोनों के करेक्टर होंगे इसमें, यानी कि सैलाइन सॉइल ही अल्कली में कन्वर्ट हुई है, याद रखना। ये कब कन्वर्ट हुई है, जब सैलाइन सॉइल में बेसिक साल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं आके। तो रट्टा किसी का नहीं मारना है यार, रट्टा के तो हम हमेशा खिलाफ ही रहते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा, मेरी क्लासेस को देखा होगा, है ना। अब देखो, अब ये फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होगा, एक प्रोसेस का नाम बताया था हमने, जिसमें हमने कहा था कि इसका जो फॉर्मेशन है वो डीसैलिनाइजेशन से होगा। ठीक है, क्या होगा, किस प्रोसेस से, डीसैलिनाइजेशन। लिखते रहना है ना, प्रोसेस डीसैलिनाइजेशन, डीसैलिनाइजेशन। ठीक है, या एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है, सैलिनाइजेशन एंड एल्कलिनाइजेशन, दोनों प्रोसेस से होगा, क्योंकि दोनों के करेक्टर डेवलप होंगे ना। ठीक है, दोनों ही होंगे, सैलिनाइजेशन भी होगा, एल्कलाइजेशन भी होगा, या हम कह देते हैं डीसैलिनाइजेशन। करेक्ट है, बहुत ही आसान है इसको समझना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब इसमें अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है कितना, 0.3%। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 0.3% होता है। अब सवाल ऐसे पूछा जाता है कि ये कैसे क्लाइमेट में डेवलप होगी, कभी कभी इसका क्लाइमेट भी पूछा जाता है। तो सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड क्लाइमेट में ये सॉइल डेवलप होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, ठीक है ना, क्लाइमेट सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कैसी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। इमेजिन करो कि सरफेस सॉइल पे एक्सचेंजेबल सोडियम है, ठीक है, और सब सरफेस पे कैल्शियम मैग्नीशियम है। तो सरफेस सॉइल डीफ्लाकुलेटेड होगी सोडियम की वजह से, और सब सरफेस सॉइल जो है ये कैसी होगी, फ्लाकुलेटेड होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें, या अगर हम यहाँ पर कहें कि इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी होगी, फिजिकल कंडीशन, तो दो चीजें, दो पढ़ोगे आप, सरफेस सॉइल, सरफेस पे एक्सचेंजेबल सोडियम है तो डीफ्लाकुलेटेड, और सब सरफेस फ्लाकुलेटेड। बस यही याद रखना है यार, ये रट्टा थोड़ी मारना। और फ्लाकुलेटेड क्यों होगी ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सलाइन एल्कली सॉइल। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्वेश्चन इतने से ही निकल आता है। कोई भी अच्छा क्वेश्चन होगा, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, इतने से निकल आएगा जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। कभी कभी क्या होता है, आपको लगता होगा कि सर इतनी जानकारी सफिशिएंट है, या जो हम बोलते हैं वो सिर्फ लिखा हुआ काम का होता है या बोला हुआ भी काम का होता है। तो देखो मैं बता दूं, दोनों ही काम के होते हैं। ठीक है, जब तक मैं बोल रहा हूँ क्लास में तब तक वो चीज़ काम की है। कभी कभी हमारा मजाक वाला जो मोड है वो ऑन हो जाता है, तो वो काम का नहीं होता, वो सिर्फ मज़े के लिए होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि एल्कली सॉइल के सलाइन एल्कली सॉइल क्या है ओवरऑल। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट सॉइल देखते हैं। नेक्स्ट सॉइल जो है वो है आपकी डिग्रेडेड सोडिक सॉइल। डिग्रेडेड सोडिक सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, डिग्रेडेड सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है डी एल्कलिनाइजेशन। देखो इसमें क्या हुआ था, हम फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। ये सॉइल थी, ठीक है, और हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, तो याद करो, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, जिसमें हमने कहा था सरफेस सॉइल है ऊपर, ठीक है, ये है सरफेस सॉइल, ठीक, ये है सब सरफेस सॉइल, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने डी अल्कलाइजेशन में क्या बताया था, हमने बताया था कि जो सोडियम आयन है, जो एक्सचेंजेबल सोडियम है,
ये लीच करके कहाँ पर आ जाता है, सब सरफेस सॉइल में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम की मात्रा घट जाती है और यहाँ पर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, जब सोडियम यहाँ पर घट जाएगा, बहुत कम सोडियम बचेगा या नहीं बचेगा, तो यहाँ के जो सॉइल का पीएच है, सॉइल पीएच, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, और यहाँ सॉइल का पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ का सॉइल पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉइल पीएच। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। बोलो, बात सही है? यही तो था। इसी को कहते हैं डिग्रेडेड सोडिक सॉइल, इसी को क्या बोलते हैं, डिग्रेडेड सोडिक सॉइल बोलते हैं। तो बस आसान है यार, समझना बहुत आसान है। ठीक है, हाँ। अब आपसे पूछा कैसे जाएगा कि सर साल्ट जो है, साल्ट या डोमिनेंट साल्ट कौन से होंगे, डोमिनेंट साल्ट आप कैसे निकालोगे इन्हें, डोमिनेंट साल्ट। तो डोमिनेंट साल्ट कौन से होंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन ऊपर होगा, पीएच कम है, सिंपल सी बात है। और सॉइल में जो एसिडिटी है, सॉइल में जो एसिडिटी है वो किसकी वजह से होती है, सॉइल में एसिडिटी किसकी वजह से होती है, एक सेकेंड, सॉइल में एसिडिटी होती है हाइड्रोजन आयन की वजह से। ठीक है, सॉइल में एसिडिटी जो है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन आयन की वजह से। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही सॉइल का पीएच कम होगा। तो डोमिनेंट साल्ट यानी हाइड्रोजन आयन होंगे अपर सॉइल में, हाइड्रोजन आयन ऑन अपर सॉइल, अपर लेयर, एंड सोडियम आयन ऑन लोअर लेयर। सोडियम आयन कहाँ पर होंगे, लोअर लेयर में होंगे। तो ये डोमिनेंट साल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम सॉइल के पीएच की बात करें यहाँ पर, सॉइल पीएच, ठीक है, तो कैसे समझोगे, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, सॉइल पीएच। ठीक है, सॉइल पीएच। तो देखो सॉइल पीएच की बात करें तो यहाँ पर सरफेस सॉइल हम देखेंगे, सरफेस सॉइल, सरफेस सॉइल का पीएच अबाउट 6 होता है, और सब सरफेस सॉइल का जो पीएच है, सरफेस सॉइल, ठीक है, इसका जो पीएच है वो होता है अबाउट 8, लगभग 8 होता है। ठीक है, ईसी नंबर ऑफ, ईसी तो सिंपल सी बात है, कमी होगी यार, साल्ट है ही नहीं। ठीक है, ईसी जो है वो लेस देन 4 होती है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और याद रखना, SAR। ठीक है, SAR देखो, सोडियम ऊपर कम है, सिंपल सी बात है, सोडियम जो है सरफेस सॉइल में कम है। जब सरफेस सॉइल में सोडियम कम है तो सरफेस सॉइल का जो SAR है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो कितना कम होगा, एक सेकेंड, सरफेस सॉइल लेस देन 13, लेस सब सरफेस मोर देन 13। ठीक है, ये आप छोटी सी बात जो है इसमें याद रखेंगे, छोटी सी बात याद रखेंगे। उम्मीद है कि तुम लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये आपका डिग्रेडेड सोडिक सॉइल हो जाएगा। ठीक है, डिग्रेडेड सोडिक सॉइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर है, बहुत आसान है इसको समझना। तो हम लोगों ने देखो चारों सॉइल जो है वो एकदम क्लियर कर ली हैं, और सब डिग्रेडेड सोडिक सॉइल की प्रॉपर्टी एकदम ख़राब होती है, बहुत ख़राब होती है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने सैलाइन सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सैलाइन सॉइल ये आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने एल्कली सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एल्कली सॉइल ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सैलाइन एल्कली सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सैलाइन एल्कली सॉइल ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने डिग्रेडेड सोडिक सॉइल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डिग्रेडेड जो यहीं पर लिखा हुआ है, सोडिक सॉइल, सोडिक सॉइल, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, ओके, तो ये हो गया डिग्रेडेड सोडिक सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं एवं रिक्लेमेशन की ओर। अब देखो हम लोगों ने देख लिया, देखो
रिक्लेमेशन या सुधार आप तभी समझ सकते हो जब आपको सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, जब आपको प्रॉब्लम पता होगी तभी उसका सॉल्यूशन पता होगा या सॉल्यूशन पता कर पाओगे, आप सही तरीके से उसको सुधार पाओगे, ठीक है। नहीं तो कभी कभी हम गलत तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप चाहो कि एल्कली सॉइल में हम डायरेक्ट लीचिंग करा दें, मतलब कि हम उसमें कोई भी अमेंडमेंट यूज़ ना करें, डायरेक्ट पानी को अप्लाई कर दें, तो क्या एल्कली सॉइल में जो साल्ट हैं, जो सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है, या सोडियम जो एक्सचेंजेबल सोडियम क्ले पार्टिकल के ऊपर एड्जॉर्ब है, तो क्या ये हट जाएगा, क्या ये रिमूव हो जाएगा? नहीं। उसके साथ साथ क्या होता है, कैल्शियम मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम लीच कर जाता है जब हम वाटर अप्लाई करते हैं एल्कली सॉइल में डायरेक्ट बिना अमेंडमेंट के, तो कैल्शियम मैग्नीशियम लीच कर जाता है, जिसकी वजह से पीएच सस्टेन था, पीएच मेंटेन था, वो पीएच जो है जैसे ये लीच करेंगे पीएच और बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये गलती ना करें, आप सही तरीका जो है वो अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहला जो है वो है आपका, हेडिंग डाल लो, रिक्लेमेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट अफेक्टेड सॉइल को कैसे रिक्लेम करेंगे? तो मेनली हम दो सॉइल का रिक्लेमेशन बताएंगे। पहला है सैलाइन सॉइल, ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका एल्कली सॉइल, ठीक है। दोनों का हम रिक्लेमेशन बताएंगे आपको, ठीक। और इसमें कौन कौन सी मेजर्स बताएंगे, ध्यान से इधर देखो। इसमें हम आपको मैकेनिकल मेजर्स बताएंगे, मैकेनिकल मेजर्स, ठीक है, और एग्रोनॉमिक मेजर्स, या कल्चरल, है ना, और इसके साथ साथ जो है बायोलॉजिकल मेजर्स, एंड केमिकल, हाँ केमिकल भी बताएंगे, डोंट वरी, केमिकल, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स का हम यूज़ करेंगे। तो ये लेक्चर जो है आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है एक एक करके हम आपको इसमें बताने वाले हैं, तो केयरफुली सुनना, ठीक। कोई चीज़ समझ में ना आए तो देखो लाइव तो क्लास है नहीं ये, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम आपको ये चीज़ें एलेबोरेट कर देंगे कि इसका मतलब ये था एक्चुअल, ठीक है। अगर मुझे पता है कि कौन से तरीके से आपको समझाना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती किसी टीचर की या कोई जो आपको पढ़ाता है। एक्चुअली जब मैं क्लास में आता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि ये चीज़ आपको कैसे समझानी है, कौन सा हमें मेथड अडॉप्ट करना है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि हमें पता है टॉपिक की टफनेस क्या है, मतलब वो टॉपिक कितना टफ हो सकता है आपके लिए। अगर मुझे ये पता है कि आपके लिए कितना टफ हो सकता है तो मैं उसका कोई ना कोई तरीका निकाल लेता हूँ कि आपके लिए ये सरल कैसे बनाना है मुझे, ठीक है। सो डोंट वरी, एकदम से निश्चिंत रहो कि आपको समझ में नहीं आएगा या ऐसा कुछ होगा, नहीं 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 नहीं, ये क्लास मेरी है और इस क्लास में ये बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे सैलाइन सॉइल में मैकेनिकल मेजर्स, ठीक है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरे मेथड डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल मेजर्स, या इन्हीं को हम लोग फिजिकल मेजर्स भी कहते हैं, मैकेनिकल मेजर्स या फिजिकल मेजर्स। तो देखो, अब सैलाइन सॉइल में आपको पता है, सैलाइन सॉइल देखो फिर से रिपीट करते हैं। सैलाइन सॉइल में आपको पता है सल्फेट है, क्लोराइड है, किसके कैल्शियम के हैं, मैग्नीशियम के हैं, यही है। यानी कि ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल साल्ट हैं। क्या है? न्यूट्रल साल्ट। और दूसरी चीज आपको पता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से सॉइल कैसी है? फ्लॉकुलेटेड है। सॉइल कैसी है? फ्लॉकुलेटेड है, मतलब कि फिजिकल कंडीशन अच्छी है, ठीक है। फिजिकल कंडीशन जो है अच्छी है, फ्लॉकुलेटेड सॉइल है, मींस वाटर की एंट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लॉकुलेटेड कंडीशन जिस सॉइल की होती है
या जो सॉइल फ्लैकुलेटेड होती है उसमें माइक्रोपोर और मैक्रोपोर जो है बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और साथ साथ में उसमें एरेशन भी होता है, राइट। और सॉल्युबल है ये, अगर हम डायरेक्ट वाटर अप्लाई कर दें इस सॉइल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल होंगे और वाटर की एंट्री अच्छी हो ही रही है सॉइल में, तो वो वाटर जो है इन साल्ट्स को रूट जोन के बाहर भेज देगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कराएंगे, सबसे पहला तरीका हमारा यही है कि हम क्या कराएंगे, लीचिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, लीचिंग। तो सबसे पहला है लीचिंग, लीचिंग ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट, सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट, साल्ट्स। अब देखो फिर से समझाते हैं। ये मान लो ये कोई प्लांट है, यहां पर हम एक छोटा सा प्लांट बना देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। ये सॉइल है, ये रूट है और ये है प्लांट, डोंट वरी। ये प्लांट है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये प्लांट है और इस प्लांट की जो रूट है, ठीक है, जो रूट है ये यहां तक, जहां तक रूट है ये क्या कहलाता है, रूट जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट जोन। जहां तक रूट सिस्टम होता है वो रूट जोन एरिया कहलाता है, ठीक। अब ये अब रूट जो है वो सॉइल में होगी, सिंपल सी बात है, सॉइल। और सॉइल में जो वाटर पाया जा रहा है उसमें क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। तो यहां पर हम जो है ये हरे हरे बना देते हैं सॉल्ट, सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट, ये यहां पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर पाए जा रहे हैं और ये एक्सेसिव अमाउंट में है, एक्सेसिव अमाउंट में है। ये क्या है, साल्ट्स। और साल्ट क्या है, एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में है, ह्यूज क्वांटिटी में है। जब ये ह्यूज क्वांटिटी में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट ऐसे वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जिसमें एक्सेसिव साल्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में हो जाता है एक फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। ये जब हम टाइम आएगा, जब कोई चैप्टर आएगा प्लांट वाटर रिलेशन, जब हम आपको पढ़ाएंगे या सॉइल वाटर पढ़ाएंगे तब हम आपको इसका रिलेशन बताएंगे। क्योंकि जब किसी वाटर में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो घट जाता है और वाटर हमेशा अपना ग्रेडियंट फॉलो करता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो सॉइल में पाए जाने वाले वाटर का एक्सेसिव साल्ट की वजह से वाटर पोटेंशियल घट जाता है, जिसकी वजह से वह प्लांट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो प्लांट के अंदर से बाहर पानी आने लगता है। तो एक्सेसिव साल्ट की कंडीशन में वाटर कभी भी प्लांट कभी भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्लांट में फिजियोलॉजिकल ड्रॉट हो जाता है। ये आपको पता ही है, ठीक है, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। अब करना क्या है हमें, अब करना क्या है, अगर ये हरे हरे जो साल्ट हैं जो रूट जोन में पाए जा रहे हैं, इनको अगर हम यहां पर भेज दें, अगर हम इनको यहां पर भेज दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भेज दें, ठीक है। आप कहोगे सर सारे भेज दोगे, एक सवाल ये भी हो सकता है कि कंप्लीट साल्ट रिमूव करा दें। आप एक बात बताओ मुझे कि अगर आप कंप्लीट साल्ट रिमूव करा दोगे, मींस ये जो साल्ट हैं ये एसेंशियल न्यूट्रेंट ही तो हैं, प्लांट को कैल्शियम भी चाहिए, सल्फेट भी चाहिए, क्लोराइड भी चाहिए, नाइट्रेट भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, 17 एलिमेंट चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आपने क्या किया, पानी को अप्लाई किया और जितने भी साल्ट थे, जितने भी सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो भी था वो आपने भेज दिया नीचे। अब सॉइल तो खत्म, सॉइल में पोषक तत्व तो खत्म। आपने तो कही कि समस्या ही है तो पेड़ ही काट देते हैं, हटाओ, खत्म कहानी। ऐसा थोड़ी करोगे, मतलब बाग है आपके पास और आप बाग में गए तो उसमें कुछ पौधे ऐसे हैं या मतलब जो कटीले पौधे हैं जिनसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि पूरा बाग काट दोगे। तो एक दो पौधे हटा दो, वो सिंपल सी बात है कि हटा दोगे, है ना। मतलब कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकालोगे जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो हमें लीचिंग करानी है सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट की, उसमें दो बातें हमें याद रखनी है। पहली बात कौन सी है, पहली बात है सर हमें लिमिटेड लीचिंग करानी है, लिमिटेड लीचिंग करानी है, कंप्लीट लीचिंग नहीं कराएंगे। लिमिटेड लीचिंग इसलिए कराएंगे कि उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में साल्ट बने रहें, कुछ ना कुछ मात्रा में न्यूट्रेंट बने रहें, ठीक है। अगर न्यूट्रेंट नहीं रहेंगे तो सॉइल जो है वो बेकार हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो आप वाटर यूज कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो दूसरी बात हमें याद रखनी है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर की क्वालिटी
गुड क्वालिटी यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी वाला वाटर यूज़ करेंगे। अगर आप लीचिंग के लिए ऐसा वाटर यूज़ करते हो जिसमें ऑलरेडी साल्ट हैं, हमने आपको बताया होगा सोर्स ऑफ साल्ट में कि जब हम ऐसे वाटर से इरिगेशन करते हैं जिसमें ऑलरेडी साल्ट होते हैं और वो लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सॉइल, मतलब साल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, साल्ट अफेक्टेड सॉइल डेवलप हो जाती है। तो दूसरी बात हम ये याद रखेंगे, ठीक, समझ में आ गई होगी बात, तो ये हमें क्लियर हो गया। और तो लीचिंग होती क्या है, जनरली साल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स को वाटर के माध्यम से हमें रूट जोन के बाहर भेजना होता है, डीपर लेयर में भेजना होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, चलिए समझ में आ रही है बात, ओके। इसके बाद इसमें क्या 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 याद रखेंगे हम लोग, देखो इसमें एक चीज और याद रखेंगे, क्या, जैसे ध्यान से देखना इधर, जैसे कि जो ये लीचिंग है, ये जो लीचिंग है ये कहां के लिए सुटेबल है, तो लिख लो लीचिंग इज बेनिफिशियल फॉर, लीचिंग इज बेनिफिशियल फॉर साल्ट अफेक्टेड एरियाज, salt affected areas where water table is down, where water table is down, जहां पर वाटर टेबल जो है कैसा होता है, नीचे होता है, शैलो नहीं होना चाहिए वाटर टेबल का, शैलो। अभी इसका मतलब समझाते हैं हम आपको। दूसरी बात, हम किस सीजन में लीचिंग कराएंगे, सीजन समर सीजन रहेगा, समर सीजन। अब सर समर सीजन में ही लीचिंग हम क्यों कराते हैं, अब हम इसको अब ध्यान से सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, एक सेकंड यार ये माइक गिर जाता है बार बार, ठीक है। देखो समर सीजन में हम लीचिंग कराएंगे और समर सीजन में वाटर टेबल जो है वो नीचे होता है और सैलो वाटर टेबल एरियाज में या जहां पर वाटर टेबल अप होता है वहां पर जो है हम लीचिंग कभी नहीं कराएंगे। और रीज़न इसका क्या है ये हम आपको प्रॉपरली एलेबोरेट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना, यहाँ पर तो जगह नहीं बची, घचपच हो जाएगी और जब घचपच हो जाएगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, आप यहाँ पर हम बनाते हैं एक पौधा, ठीक है ना, आप थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, हमारे पास बहुत सारी जगह है, ठीक है। ये रूट है और ये है लीफ, बट ठीक है, ये प्लांट है ओवरऑल। अब देखो ध्यान से, वाटर टेबल डाउन का मतलब क्या है, यहां पर हम एक वाटर टेबल बनाते हैं, ये शैलो वाटर टेबल कर दिया और यहाँ पर हम एक बनाते हैं डीप वाटर टेबल, ठीक है। ये डीप वाटर टेबल है, वाटर का लेवल मतलब कि वाटर को यहीं तक, इस लेयर तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जहां पर वाटर टेबल शैलो होगा वहां पर हमने साल्ट को लीच कराया, यहाँ पे जो साल्ट प्रेजेंट है उनको हम लीच कराएंगे, ठीक है। तो इस लेयर से नीचे नहीं जाएंगे, मतलब शैलो वाटर टेबल के केस में बता रहे हैं, तो मैक्सिमम साल्ट जो है वो यहीं तक जाएंगे। अब एक बात बताओ, जब साल्ट यहीं रहेंगे तो जैसे ही वाटर की कमी होगी, यहाँ पर पाए जाने वाले साल्ट कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिर वापस आ जाएंगे सॉइल सरफेस पे, बिल्कुल कैपिलरी एक्शन वापस से हो जाएगा। तो साल्ट जहां पर शैलो वाटर टेबल होता है वहां पर साल्ट की लीचिंग कराने से कोई मतलब नहीं है, वहां पर हम लीचिंग अगर कराते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल का तो कोई मतलब नहीं है, ये साल्ट वापस से फिर वहीं पर आ जाएंगे। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें लीचिंग वहीं करानी है जहां पर वाटर टेबल नीचे हो। मींस देखो, अब यहां पर अगर आप साल्ट को अगर यहां भेज दो, मतलब अब जहां पर डीप वाटर टेबल यहां है, ठीक है, तो अगर आप साल्ट को यहां से यहां भेज दोगे तो यहां पाए जाने वाले साल्ट कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो जब ऊपर नहीं आ पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो लीचिंग वहीं पर कराएंगे, लीचिंग हम वहीं कराते हैं जहां पर वाटर टेबल जो है कैसा होता है, शैलो होता है। क्या होता है, शैलो होता है। समझ में आ गई बात, जहां पर वाटर टेबल शैलो होता है। क्लियर हो गया सभी को, सॉरी डीप होता है, डीप शैलो नहीं, डीप, जहां पर वाटर टेबल डीप होता है, ठीक है। अब हम इसमें समझाते हैं कितनी लीचिंग कराएंगे और हम कैसे समझेंगे। कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। और एक सेकेंड, ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला समझाते हैं, सो डोंट वरी। देखो लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग कितनी करानी है, लीचिंग रिक्वायरमेंट
लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो कितनी लीचिंग हम कराएंगे ये कैसे समझेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। तो लीचिंग कराने के लिए जो है देखो प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान से सुनना, जो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है या जो भी वाटर हम प्लांट में अप्लाई करते हैं वो मैक्सिमम वाटर जो है एवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। ये सुनो, मैक्सिमम वाटर जो है एवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। मतलब कि हमने अगर 100 लीटर पानी दिया तो 100 लीटर पानी में से 99 लीटर पानी जो है वो एवेपोट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है। तो लगभग ये कंजप्टिव यूज़ के बराबर होता है, ठीक है। अगर देखो कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर क्या होता है, कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर होता है एवेपोट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक नीड, मेटाबॉलिक नीड, ठीक है। ये क्या होता है, यही होता है कंजप्टिव यूज इज इक्वल टू मेटाबॉलिक नीड, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। अब एक चीज समझना, एक चीज समझना कि देखो जितना पानी हमने दिया उसका 99% वाटर एवेपोट्रांसपिरेशन में यूज होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ओनली 1% होता है। मींस कंजप्टिव यूज को हम लोग एवेपोट्रांसपिरेशन के बराबर हम कह सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं कि जो वाटर आपने, देखो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं जो वाटर एवेपोट्रांसपिरेशन में यूज हुआ उतना ही हम वाटर अप्लाई करेंगे तो उसे हम कह देंगे डेप्थ ऑफ कंजप्टिव यूज। क्या कह देते हैं कि डेप्थ ऑफ कंजप्टिव यूज, सिंपल है। मतलब कि फील्ड से 100 mm वाटर का लॉस हुआ, फील्ड से 100 mm वाटर का लॉस हुआ तो हम इरिगेशन के थ्रू कितना पानी देंगे, 100 ही mm देंगे ना, जितना लॉस होगा उतना ही पानी देंगे, सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो जितना पानी आपने दिया वो क्या कहलाया, डेप्थ ऑफ कंजप्टिव यूज, ठीक है, जो आपने दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि फील्ड से 100 mm वाटर का लॉस हुआ, क्रॉप ने यूज किया, फील्ड से लॉस हो गया और उतनी हमने क्या कर दी, सिंचाई की, तो क्या यहां पर पाए जाने वाले साल्ट लीच करेंगे, क्या यहां पर पाए जाने वाले साल्ट लीच करेंगे? मतलब कि जितना, भाई एक बात बताओ, आपके घर से हमने कहा कि घर से स्कूल तक जाने में 100 रुपये खर्च होते हैं, घर से स्कूल तक जाने में 100 रुपये खर्च होते हैं, ठीक है, समझना बात को। और हमने आपसे कह दिया कि भाई रास्ते में कुछ खा भी लेना, खर्च भी कर लेना। तो आप कहोगे सर ओके भाई साहब कि 100 रुपये तो खर्च ही हो जाएंगे, हम खाएंगे क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ खाना है, कुछ लेना है मार्केट से, तो आपको 100 रुपये के अलावा रुपए हमें देने पड़ेंगे। वही है, अगर हमें यहां से साल्ट को लीच कराना होगा तो हम उतना ही वाटर अप्लाई नहीं करेंगे जितना यहां से लॉस हो रहा था, हमें एक्स्ट्रा वाटर यूज करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा वाटर यूज करना पड़ेगा जिसमें क्या है, हमें साल्ट यहां से यहां भेजने हैं, यहां से यहां भेजने हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर। क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर। और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर। मतलब कि इरिगेशन वाटर की टोटल डेप्थ, कितनी डेप्थ में हमें इरिगेशन करना है, तो क्या हो जाएगा ये डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं डेप्थ ऑफ, यहां पे लिखते हैं डेप्थ ऑफ इरिगेशन, IW का मतलब इरिगेशन वाटर, डेप्थ ऑफ कंजप्टिव यूज प्लस डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर, यही हो जाएगा ना। ड्रेनेज वाटर मतलब DW। ड्रेनेज वाटर कौन सा है, वो वाटर है, वो एक्स्ट्रा वाटर है जिससे हमें क्या करानी है, लीचिंग करानी, क्या करानी है, लीचिंग करानी है। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट बराबर जो फॉर्मूला बनता है LR इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर डिवाइडेड बाई डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर होल मल्टीप्लाई बाई 100, होल मल्टीप्लाई बाई 100, ये ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आसानी से समझ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, आराम से समझ सकते हो इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये आपका लीचिंग रिक्वायरमेंट होगा, कितनी लीचिंग कराएंगे, तो ये फार्मूला याद रखना, और कैसे हम समझेंगे ये हमने आपको समझा दिया है, कहाँ पर लीचिंग कराएंगे। और हाँ, मतलब हैवी सॉइल होती है, एक लाइट सॉइल होती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हैवी सॉइल में वाटर हमें ज़्यादा लगेगा सैलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन में, या लीचिंग कराने में, या लाइट सॉइल में ज़्यादा लगेगा, तो हैवी सॉइल में
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी लीचिंग, कॉम्प्लिकेशंस होंगी लीचिंग में, तो हमें वाटर हैवी सॉइल में ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी सी बात जो है वो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। लीचिंग हो गया है, अब देखो, अब जहाँ पर वाटर टेबल शैलो है वहाँ पर हम क्या कराएंगे, वहाँ पर हम कराएंगे फ्लशिंग। तो सेकंड इज फ्लशिंग, फ्लशिंग। ठीक है, तो ये फ्लशिंग कहाँ पर कराएंगे, शैलो वाटर टेबल एरियाज। कहाँ पर, जहाँ पर वाटर टेबल जो है शैलो होता है। तो फ्लशिंग इज मोर बेनिफिशियल, यहाँ पर लिख लो, फ्लशिंग इज मोर बेनिफिशियल इन salt affected soil where water table is up or shallow। करेक्ट, जहाँ वाटर टेबल शैलो होता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लशिंग कराएंगे। फ्लशिंग में एक्चुअली होता क्या है, हम सॉइल सरफेस से साल्ट को फ्लश आउट करा देते हैं। क्या करा देते हैं, फ्लश आउट करा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लशिंग बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप बस इतना ही है इसमें, और इसमें कुछ है भी नहीं फ्लशिंग में। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वन इज स्क्रैपिंग। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, स्क्रैपिंग कहाँ कराएंगे, स्क्रैपिंग जो है, स्क्रैपिंग पैची साल्ट अफेक्टेड एरियाज में कराते हैं। कहाँ पर, पैची साल्ट अफेक्टेड एरिया, ध्यान से सुनना, पैची साल्ट अफेक्टेड एरियाज। ठीक, दूसरा अभी समझाते हैं इसको, और लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक हम कराते हैं। मतलब कि स्क्रैपिंग का मतलब क्या है, खुरच लेना, सॉइल सरफेस को खुरच लेना। तो सॉइल सरफेस को खुरच किसके द्वारा लेते हैं, स्क्रैपर के द्वारा। तो जहाँ पर साल्ट पैचेस में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई सॉइल है और सॉइल में जगह जगह साल्ट पाए जा रहे हैं, मान लो यहाँ पर साल्ट है, यहाँ पैच है, यहाँ पर पैच है, तो यहाँ पर फ्लश और लीचिंग कराने से कोई फ़ायदा है नहीं, पता नहीं चलेगा कि साल्ट लीच हुए या नहीं हुए, जगह जगह हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ की 15 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक हम सॉइल को क्या कर लेंगे, खुरच देंगे, ख़त्म कहानी, हटा के फील्ड के बाहर। ये क्या कहलाता है आपका, स्क्रैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्रैपिंग। आसान है, इसको समझना आसान है। एंड फोर्थ नंबर इज, बस लास्ट है ये, इन्वर्जन। सॉइल को पलट लेते हैं, इन्वर्जन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रेंचिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये वहीं पर हम कराएंगे जहां पर सरफेस सॉइल जो है, सरफेस सॉइल कैसी होती है, पुअर प्रॉपर्टी होती है, और सब सरफेस सॉइल अच्छी होती है। सब सरफेस सॉइल इज गुड, सब सरफेस सॉइल अच्छी होती है। ठीक है, वहां पर हम क्या कराएंगे, इन्वर्जन या ट्रेंचिंग। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी के मेजर्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, मतलब कि नेक्स्ट डे जो है वो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसमें कोई डाउट है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बाकी आप अगर किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए एनरोल करना चाहते हो हमारे पेड बैचेस में, तो अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है Y826A। ये है डिस्काउंट कोड। इससे क्या है आपको, डिस्काउंट कोड, ये इससे क्या है आपको अड्डा पे जितने भी कोर्सेस हैं एग्रीकल्चर के, सभी पे मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। मतलब कि अधिकतम डिस्काउंट प्लस मेंटोरशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करते हैं, फॉर एग्जांपल IBPS CFO, UPSSC AGT, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, ठीक है, या किसी भी ICR JRF का जो एग्रोनॉमी का बैच है, या हमारा जो या किसी कोई भी बैच है इवन, तो ये कोड इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हाँ, लास्ट रिक्वेस्ट मेरी ये है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए, वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।